नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आपके एक बार फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बहुत इससे पूछा जाता है। इसके अलावा आपको जो स्टैटिक जीके है, जनरल नॉलेज के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं भारत में विभिन्न सरकारी निकाय या संस्थान, जो कि भारत में जैसे जब भारत का संविधान बना था तो उस समय देश को चलाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं की जरूरत थी, तो उसका जो चर्चा संविधान में कर दिया गया। भारत के जो प्रमुख पिलर्स हैं उसमें लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, एक्सिक्यूटिव है, उसके बाद प्रेस है। ये जो पूरा सिस्टम है ये किस तरह से चलेगा, इनको चलाने के लिए जो जो संस्थाएं की जरूरत पड़ेगी उनका चर्चा तो संविधान में कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व होता है, उस सिस्टम इवॉल्व होने के बाद और जिस तरह की संस्थाओं का जरूरत पड़ा और भारत में उस तरह से फिर नए नए संस्था डेवलप हुए, नए नए इंस्टीट्यूट आए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पूरी वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक तो नॉलेज इससे बढ़ेगा, दूसरा जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो है पहला देख लीजिए कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडी इन इंडिया डेट वीयर। हम लोग न्यूज के माध्यम से या फिर पेपर के माध्यम से या कोई भी माध्यम हो, उससे अलग अलग संस्था जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, इन सारे संस्थाओं के बारे में रोज हम लोग सुनते हैं। तो आज जानेंगे कि ये सब संस्था किस तरह की है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब क्या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, या सांविधिक है या गैर सांविधिक है। तो इस तरह से आज जो जितने संस्था है उनको डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन किस बेसिस पे होता है तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है, दीज बॉडीज हैव बीन डिवाइडेड इन वेरियस कैटेगरी। अलग अलग तरह से इनको डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, ऑरिजिन एंड फंक्शन। मतलब उस सोर्स उनका, उस जैसे कोई संस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का सोर्स कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट का सोर्स है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट का जो है चर्चा है। तो इसलिए उसको सोर्स के बेसिस पे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय, संवैधानिक निकाय कहेंगे। उसी तरह से ऑरिजिन का एक सारा जो संस्था है जिसको पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत पार्लियामेंट में एक पास कर दिया गया एक्ट, और उसके बाद उस संस्था की स्थापना कर दी गई। तो उसको जो उसका ओरिजिन कहाँ है, उस पार्लियामेंट है। भले ही उस एक्ट के बाद उसको संविधान में जोड़ दिया गया, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, पार्लियामेंट में। जैसे आपका सेबी देख लीजिए, या फिर इरडा, सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनका ओरिजिन कहाँ है, तो इनका जो ओरिजिन है ये है पार्लियामेंट। तो एक पहले मोटे मोटे तौर पे डिवीजन देख लेते हैं कि किस तरह का डिवीजन है, कौन कौन तरह के जो बॉडी भारत में है, और उसके बाद हम लोग एक एक करके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे एक पहले टोटल ये मैप पे देखिए तो ये बॉडी हो गया, कौन कौन सी संस्था है। तो इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किए, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संवैधानिक और गैर संवैधानिक। देखिए थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें जो है ये थोड़ा ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। ये डिफरेंस क्या है, गैर संवैधानिक का मतलब होता है वो संविधान में नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट एक एक्ट पास करके उसको संविधान में जोड़ दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे, गैर संवैधानिक। और असंवैधानिक किसको बोलते हैं, तो असंवैधानिक हो गया जो संविधान के हिसाब से गलत है, उसको बोलेंगे असंवैधानिक। उदाहरण से समझिए, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, इससे पहले ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये पार्लियामेंट तो पारित कर दिया, पार्लियामेंट पारित कर दिया, मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया, यानी ये गैर संवैधानिक है। लेकिन अभी सीएए के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन पेंडिंग है, ये बोल करके कि ये जो कानून पारित किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है
असंवैधानिक है, मतलब संविधान इसका अनुमति ही नहीं देता है। उसमें ग्राउंड ये दिया गया है कि धर्म के आधार पर ये जो एक्ट है, ये धर्म के आधार पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है सिटीजनशिप देने में, इसलिए ये जो एक्ट है ये असंवैधानिक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये असंवैधानिक है या नहीं, ये डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग चलेगा अभी लंबे समय तक, उसके बाद फैसला हो जाएगा, वो बताएगा कि ये असंवैधानिक है या अगर गैर संवैधानिक है तो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो इस दोनों में डिफरेंस समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संविधान में ऑलरेडी जिसका चर्चा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की चर्चा संविधान में संविधान बनाने वालों ने पहले से ही कर दिया कि इनकी जरूरत है, देश को चलाने के लिए इन सब संस्थाओं की आवश्यकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए, हाई कोर्ट चाहिए। अगर नहीं ये रहेंगे तो कैसे न्यायिक व्यवस्था कैसे चलेगा? अगर कैग नहीं रहेगा तो जो है सरकार जो खर्च करती है उस पर नियंत्रण कैसे रहेगा, उसको उस पर कंट्रोल कौन करेगा? अगर अटॉर्नी जनरल नहीं रहेगा तो जो सरकार का जो पक्ष है वो कोर्ट में जाकर के कौन रखेगा? इसलिए इन सब जो निकाय हैं इनकी जरूरत थी, इसलिए उस समय में ही, संविधान बनाते समय में ही इसकी जो है विवेचना कर दी गई और इनका स्थान दे दिया गया आर्टिकल के माध्यम से। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है जिनको बाद में जरूरत पड़ा कि नहीं, इन सब संस्थाओं की भी जरूरत है और इनको भी होना चाहिए, इसलिए बाद में उसको संविधान में एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया। जिसमें जब जोड़ते हैं किसी संविधान, नए एक्ट या नया कोई बॉडी जब क्रिएट किया जाता है तो पार्लियामेंट के माध्यम से। अगर पार्लियामेंट के माध्यम से कोई एक्ट पास करके अगर उसको लाया जाता है एग्जिस्टेंस में तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है हिंदी में इसको सांविधिक कहते हैं। देखिए तो डिफरेंस समझिए, एक संवैधानिक है और ये सांविधिक है। सांविधिक मतलब ये संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन संसद के द्वारा जो विधि है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ये एक्ट लाया गया है, इसीलिए इसको सांविधिक कहते हैं, यानी स्टैट्यूटरी कहते हैं। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी, इनको भी फंक्शन के हिसाब से दो तरह में बांट दिया गया है। एक है रेगुलेटरी बॉडी और दूसरा है क्वासी जुडिशियल बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है? नियामक संस्थाएं। नियामक संस्थाएं मतलब जिसका काम है उसके अंदर, उस संस्था के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिया गया, जैसे अगर मान लें इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा, इसका काम क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर का जितना भी कंपनी भारत में है वो उन नियमों का पालन करे जो भारत सरकार ने बनाया है। ये काम किसका है? इरडा का अनुपालन करवाना काम है, इसी को कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी, नियामक संस्थाएं। जैसे LIC है, GIC है, इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये सब कंपनियां जो नियम है इंश्योरेंस से रिलेटेड, क्या उसका पालन कर रही है, इसी को बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी। ये इरडा क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। RBI क्या है? रेगुलेटरी बॉडी। और ये क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल क्या होता है? हिंदी में इसको अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी। यानी ये पूरी तरह से न्यायिक नहीं है, जुडिशियल नहीं है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल में यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है, यानी पूरी तरह से तो इनके जुडिशियल का जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है, लेकिन अंशतः इसमें पावर है, इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल कहा जाता है। क्वासी जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एज इफ, यानी पूरी तरह से तो ये जुडिशियल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये जुडिशियल ही है। और इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में स्टैट्यूटरी के बाद दूसरा होता है नॉन स्टैट्यूटरी, यानी उस तरह की संस्थाएं जिनका स्थापना पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि सरकार द्वारा किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मात्र है, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि योजना आयोग, या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब संस्थाएं क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सरकार को जब मर्जी, जैसे आप देखें ना, इससे पहले योजना आयोग, मोदी जी से आने से पहले योजना आयोग था, एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला करके पास कर दिया गया और इसका नाम बदल के और उस कंपोजिशन भी चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको नीति आयोग कर दिया गया। अब यह डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये हम लोग पढ़ लिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है, ऊपर के एग्जाम्पल से पढ़ लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडी हैं और उन बॉडी के अंदर जो उसको लीड करने वाले जो मेंबर हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कैग। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके अंदर उसका पोस्ट है। सीएजी कौन है, सीएजी एक व्यक्ति होगा जिसका ये काम होगा, उसके अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट होगी जो भारत सरकार की पूरा खर्च का लेखा जोखा करेगी और जांच करेगी, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अटॉर्नी जनरल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और संविधान बनाने वालों ने बड़ा बढ़िया काम किया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने हैं, इनको जो पेमेंट मिलता है, इनको जो वेतन और भत्ता मिलता है, ये सीधे कंसोलिडेटेड फंड, जिसको कि संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि पे चार्ज किया हुआ रहता है। चार्ज किया हुआ रहने का मतलब है कि इनके जो वेतन हैं, इन पे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट पास तो करेगा लेकिन इस पे चर्चा नहीं किया जा सकता है, यानी इसको घटा बढ़ा नहीं सकता है पार्लियामेंट। ऐसा इसलिए किया गया है संविधान बनाने वालों के द्वारा कि इन सब जो महत्वपूर्ण निकाय, महत्वपूर्ण बॉडी हैं, इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंस्टीट्यूट ये कौन कौन से हैं हमारे कंट्री में, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब ये सोर्स इनका जो प्रेस्क्राइब्ड कहाँ है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में चर्चा किया हुआ है। दूसरा, ये पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, तो संविधान से, अपना संविधान से पावर प्राप्त करते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, यानी ये जो बॉडी हैं, अगर इसमें किसी सुधार की जरूरत है तो संविधान में ऐसा प्रावधान है कि इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अमेंडमेंट किस अनुच्छेद में है, तो 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। ये कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से, और इसकी चर्चा पार्ट यानी भाग 20 में है। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट के बारे में, 368 साउथ अफ्रीका और भाग 20। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इसका एक ब्रीफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और पूरा डिटेल नहीं, एक ब्रीफ में उसका संविधान में कौन सा आर्टिकल में चर्चा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहला है अटॉर्नी जनरल, इनका चर्चा है कब, कौन से आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, यानी ये विधिक सलाहकार सरकार का होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कहीं भी अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई केस दायर किया जाता है तो उसमें भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन जाता है, अटॉर्नी जनरल ही जाता है। अटॉर्नी जनरल के पास पावर है कि अटॉर्नी जनरल राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी दोनों में से, दोनों जगह ये पार्टिसिपेट कर सकता है सेशन में, सरकार का पक्ष रख सकता है, हाँ वो सिर्फ वोट नहीं कर सकता है। तो ये जो है आर्टिकल याद रखिए 76 में है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 124 में है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम, देखिए यही सुप्रीम कोर्ट होगा, ये तो चर्चा कर दिया गया है आर्टिकल 124 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, एक चीफ जस्टिस तो होंगे, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उनके साथ कितने जज होंगे इसका कोई जो है विवरण नहीं है। तो इसमें है कि पार्लियामेंट इसमें इसको संशोधित कर करके जरूरत के हिसाब से नंबर ऑफ जज को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी शायद
30+1 है, टोटल 31 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी तरह से कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अभी ये कौन है? तो GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में जो है कैग हैं। और वर्तमान में भारत के ऑडिटर जनरल जो हैं ये हैं के वेणुगोपाल, बहुत नाम सुनते होंगे, बहुत चर्चा में रहते हैं के वेणुगोपाल। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमन्ना, जस्टिस रमन्ना, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं जस्टिस रमन्ना। तो GC मुर्मू ये क्या है? कैग हैं। कैग की जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 148 में चर्चा है। और कैग का काम क्या है? तो कैग का काम है सरकार जो खर्च करती है उसका लेखा जोखा रखना, उस पे अंकुश लगाए रखना। ऐसा माना जाता है कि जो कैग है, जो पब्लिक पर्स है, यानी लोगों का जो पैसा है टैक्स के माध्यम से सरकार जमा करती है, वो पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं, सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, अनरीजनेबली तो नहीं खर्च हो रहा है, ये सब जांच करना किसके काम है? कैग का ही काम है। कैग याद कीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत चर्चा में था, क्योंकि इसी के द्वारा बहुत सारे घोटालों का जो है उजागर किया गया, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे 2G हो, 3G हो, सारे घोटालों का उजागर कैग के द्वारा ही किया गया था। अब आते हैं अगला जो संवैधानिक संस्था है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरह से हर स्टेट में महाधिवक्ता होते हैं, और वो सारे पावर महाधिवक्ता में है जो महान्यायवादी में होता है। देखिए दोनों लॉ एक्सपर्ट ही होते हैं, लेकिन इनके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, इनका चर्चा अनुच्छेद 76 में है और इनका चर्चा अनुच्छेद 165 में है। और एक चीज, ये इनकी नियुक्ति जो है विवेकाधिकार है संबंधित सरकार के मामले में। यानी अगर बिहार के अधिवक्ता महाधिवक्ता की नियुक्ति करना है तो नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करेंगे किनके सलाह पे? तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पे। अब हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की चर्चा है अनुच्छेद 214 में। हर देखिए संविधान में सिंपली कह दिया गया कि भारत के हर राज्य में जो है एक हाई कोर्ट होगा, है ना। लेकिन बाद में अगर अब गोवा छोटा सा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, तो दोनों में गोवा और उत्तर प्रदेश का तुलना कीजिएगा तो आसमान जमीन का अंतर है। तो दोनों के लिए एक एक हाई कोर्ट, तो ये बड़ा क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा, बड़ा ही बायस्ड होगा। तो इसलिए सरकार ये जो है ये भी प्राप्त दे दिया गया, अगर सरकार चाहे, अगर सरकार बोले तो यहाँ राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार जब हम कहते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का विवेकाधिकार। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं, राष्ट्रपति इच्छा जाहिर करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट जो है एक ही हाईकोर्ट में शामिल किया जा सकता है। हाईकोर्ट का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 214 में। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें है स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का चर्चा है अनुच्छेद 243 आई से लेकर अनुच्छेद 243 बाई तक, आई से बाई। अब इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फाइनेंस कमीशन क्या है। अब फाइनेंस जैसे ऊपर में पढ़े हैं महान्यायवादी और नीचे में अधिवक्ता, उसी तरह से यहाँ है फाइनेंस कमीशन। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करती है कौन? फाइनेंस कमीशन। और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कौन? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर पढ़ लें तो इसके बारे में ये है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो नियुक्ति है होती है हर 5 साल के लिए की जाती है। और अगर राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के हिसाब से अगर उनको लगे तो 5 साल से कम समय के लिए भी फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है। ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे निर्भर करता है। अभी जो ये पीरियड चल रहा है ये 15वां फाइनेंस कमीशन का चल रहा है। कौन सा? ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पीरियड जो होगा 21 से 26 तक होगा। और इसके चेयरमैन कौन थे? एन के सिंह, यानी नंद किशोर सिंह। और ये अपना रिकमेंडेशन दे दिए हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट सरकार को इंटीमेट करेगी। सरकार को मानना या ना मानना सरकार के ऊपर है। हालांकि
जब प्रथा चलते आ रहा है उसके हिसाब से सरकार इसको जनरली कंसीडर करती है। अब ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो सरकार जो टैक्स के माध्यम से रिसोर्स यानी पैसा जमा करती है उसको किस तरह से स्टेट और सेंटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो काम होता है। वो फार्मूला देना होता है किसका, फाइनेंस कमीशन का यानी वित्त आयोग का। अब ये जो है इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें 42% ऑफ द जो टोटल रिसीट्स था ये स्टेट को डिवोल्यूट करना था, यानी जो राज्य सरकारें थी उनको देनी थी उस रिकमेंडेशन के हिसाब से। अभी भी जो है इसमें मात्र 1 या 1.5% का जो है वृद्धि किया रिकमेंड किया गया है एन.के. सिंह के द्वारा। अब यही काम होता है क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, तो जिस तरह से फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड को स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये रिकमेंड करती है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड जमा होता है वो उसको लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल बॉडीज बोले तो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इन लोगों लोकल बॉडीज में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना दिया जाए, ताकि जो है एक कह सकते हैं कंसिस्टेंट डेवलपमेंट हो सके, ऐसा ना कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो, इस तरह से क्या असमानता ना हो, तो वो रिकमेंड करने का काम किसका है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन, जब हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे जैसे भारत का जो इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324, उसी तरह से स्टेट का भी इलेक्शन कमीशन होता है जिसका कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसकी चर्चा है 243 के से 243 ZA। देखिए ये सब जो है ना 243 में ही है। इसके पीछे कारण समझ लीजिए कि जब पंचायती राज को वैधानिक दर्जा जो मिला था, पंचायती राज एक्ट पारित किया गया था 1992 में, और इसके बाद 1993 में इसको लागू कर दिया गया था, और इसके बाद जो है सारी व्यवस्था की गई कि पंचायत में इलेक्शन कराया जाएगा। पंचायत में इलेक्शन कराने का जिम्मेवारी किसका होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा। स्टेट जो जितने भी लोकल चुनाव होते हैं वो किसकी जिम्मेवारी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसी तरह से लोकल बॉडी इससे पहले थे ही नहीं, तो इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, और ये बताया गया ये इसको संवैधानिक दर्जा देने के बाद क्योंकि एक्ट पारित हो जाने के बाद संविधान में उस आपको आर्टिकल देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यही आर्टिकल 243 में ABC से लेकर के जेड, फिर ZA, ZB, ZC, ZD देख ही रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की चर्चा है। अगला देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था भारत में संविधान बनाने वालों ने दी थी, लेकिन जो है इसका क्या कारण कह सकते हैं, इसका स्पष्ट कारण भी नहीं है, लेकिन ये जो है आज तक काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना फ़ायदा इससे होना चाहिए। इसके एक है क्या, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच समन्वय बना रहे, इसलिए ये ऐसा व्यवस्था किया गया था कि हर साल, हर 1 साल या हर 2 साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके जो स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के CMs इंक्लूडिंग वैसे यूटीज जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है और जहां की CM है वो भी शामिल होंगे, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी। और इसके अलावा जितने भी यूटीज के प्रशासक है यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और +6 कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी शामिल होंगे इस इंटर स्टेट काउंसिल में, और इसमें सभी मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा और सहमति से, क्योंकि वहाँ सारे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक भी होंगे। तो ये एक जगह बैठ करके जो उस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स मुद्दा है उसको जो है ये आसानी से हल कर सकें, ये विचार था संविधान बनाने वालों का। लेकिन बाद में कह सकते हैं जो कुत्सित राजनीति जो होती है जिसमें कि पर्सनल बिटरनेस आ जाती है, व्यक्तिगत जो घृणा हो जाती है, उसके वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया स्टार्टिंग से लेकर के। हालांकि 1990 के बाद बहुत सारा प्रयास इसमें किया गया,
लेकिन अभी तक ये जो है फलीभूत नहीं हो पाया है और एक तरह से कह सकते हैं ये अनसक्सेसफुल ही है। दो चीज़ बड़ा अनसक्सेसफुल है भारत में, 263 जो देख रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद, और 262 में जिसको अंतर्राज्यीय नदियां का जो दिया गया है, ये भी आपस में जो है बैठ करके कभी भी जो दो राज्यों के बीच जल विवाद है उसको कभी जो है ये खत्म नहीं कर पाए हैं। अगला जो है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जो संविधान बनाने वालों ने ये व्यवस्था करके गया था कि जो ये बॉडी बना रहे हैं हम लोग, तो ये बॉडी बना तो दिए हैं लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्मचारी तो चाहिए, इनको लागू करने के लिए लागू करने वाला तो चाहिए। तो उसके लिए क्या नियुक्ति करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए जो कि मेरिटोरियस जो लोग हैं उनको प्रशासन में लाया जाए। तो इसीलिए व्यवस्था कर दिया गया संविधान में ही किसका, यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं। और 315 से 323 ईस्वी में इसका चर्चा है और बहुत पावरफुल संस्था है, क्योंकि भारत का जितना भी बड़ा से बड़ा संस्था है उसको लीड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति यही यूपीएससी के कंधों पे होती है और इसको फुल पावर दिया गया है। यूपीएससी चेयरमैन के पास बहुत पावर है, यूपीएससी चेयरमैन को हटाना राष्ट्रपति के पास पावर है, उसमें भी राष्ट्रपति तब ही हटा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इसके उन जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो आरोप है उसका जांच करें और उसमें सही पाए, तब जाकर के उनको हटाया जा सकता है। यानी बहुत पावरफुल है। ये सब बनाने के पीछे कारण क्या होता है ना कि इसकी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहे। स्वतंत्रता बरकरार रखने के पीछे कारण है कि ये अनवायस्ड रूप से काम करें, क्योंकि अगर ये वायस्ड हो जाएंगे, अगर गलत कैंडिडेट को नियुक्त कर लेंगे तो वो एक गलती इस देश के लिए लंबे काल तक इस देश को उसका जो है परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसकी चर्चा 315 से 323 भाग 14 में है। इसके अभी जो चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी हैं। जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नियुक्ति होती है उसके लिए यूपीएससी है, उसी तरह से हर स्टेट के लिए एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका भी चर्चा यहीं पे है। अब है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग का व्यवस्था कर दिया गया। इसका चर्चा कब है, कौन से अनुच्छेद में, 324 अनुच्छेद में निर्वाचन। इनकी क्या काम है, तो इस आयोग का काम है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन जिसका कि लोगों के माध्यम से जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उनका चुनाव करवाना फेयर तरीके से, इसीलिए इसका भी चर्चा संविधान में कर दिया गया है। और ये भी यूपीएससी बीपीएसपीएससी उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये इलेक्शन कमीशन। वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्रा है। ये जो है त्रिस्तरीय बॉडी है, इसमें 2+1 एक चेयरमैन और 2 जो है इलेक्शन कमीशन होते हैं। एक को कहा जाता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन उनको असिस्ट करने के लिए। अभी कौन है, सुशील चंद्रा। तो ये कौन कौन सा चुनाव कराते हैं इसको एक नज़र से देख लेते हैं। तो जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा का भी चुनाव यही कराते हैं। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि अभी होने वाले हैं 5 राज्यों में चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव यही कराते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव इन्हीं के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारा काम किसका है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग या सिंपली चुनाव आयोग। अब नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो 338 अनुच्छेद में है। वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर एससी के चेयरमैन हैं विजय सामपाल। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, देखिए पहले एससी एसटी ये दोनों नेशनल राष्ट्रीय आयोग फॉर एससी एंड एसटी
जो था ये दोनों सेम ही था, एक ही अनुच्छेद 338 में था। लेकिन बाद में एक 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और 2003 में करने के बाद 2004 में इसको अलग कर दिया गया, एससी के लिए अलग, और एक और 338 ए जोड़ दिया गया एसटीज के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब बोले तो अनुसूचित, शेड्यूल्ड कास्ट मीन्स अनुसूचित जाति और शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो हैं इसके जो चेयरमैन अभी हैं हर्षा चौहान हैं। अब आते हैं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको याद रखिए, अभी हाल ही में किया गया था 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो भगवान लाल सहनी हैं और इसका चर्चा जो है आर्टिकल 338 बी में किया गया था। आर्टिकल 338 ऐड किया गया कब? 2018 में। हालांकि इससे पहले ये प्रीवियसली इट वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनसीबीसी एक्ट 1993। इससे पहले 1993 में एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पारित किया गया 1993 में, और उसके तहत इस ये एनसीबीसी बोर्ड बनाया गया। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बोर्ड एक बनाया गया, लेकिन जाकर के 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, क्यों? क्योंकि संविधान में सिर्फ संविधान के एक्ट द्वारा ये बनाया गया था। बाद में इसको संविधान में एक जो है एक्स्ट्रा अनुच्छेद जोड़ करके इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या अंतर है वो देख लिए थे ऊपर में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को दो तरीके से हम लोग डिवाइड किए थे, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। और स्टैट्यूटरी को भी फिर दो तरीके से डिवाइड किए थे, रेगुलेटरी बॉडी और याद कीजिए क्वासी जुडिशियल बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी को देख लेते हैं, क्या इसका क्या काम है? तो एक्सरसाइज ऑटोनोमस अथॉरिटी ओवर प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट। जैसा कि उदाहरण से हम लोग समझे थे कि इरडा है, तो इरडा सिर्फ इंश्योरेंस के सेक्टर को देखेगा, उसका नियमन करेगा। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है नियामक संस्थाएं, और उसको बैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से आरबीआई है तो ये बैंक का नियमन करेगी, इसको इरडा से यानी इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं है। तो ये है रेगुलेटरी बॉडी। अब रेगुलेटरी बॉडी में जो पहला नाम आता है वो आरबीआई का। तो आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा इसका स्थापना 1935 में किया गया था। और इसके बाद इसमें बाद में ये तो भारत की आज़ादी से पहले ही पारित कर दिया गया था। बाद में इसको इसमें कुछ चेंजिंग करने के वास्ते उन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित किया गया। उसी तरह से देखिए एक नियामक संस्था रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका कि हिंदी में अगर बोलें तो ये होगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी है। सेबी का स्थापना सेबी एक्ट 1992 के द्वारा किया गया था, और ये इसका जो सेबी का स्थापना इसी एक्ट के तहत 1988 में, देखिए इसका स्थापना जो है 1988 में पहले ही कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर एक एक्ट के माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। यहीं पे डिफरेंस आप समझ सकते हैं। यानी जब इसका स्थापना किया गया था तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। क्यों? क्योंकि सरकार का एक एक्सिक्यूटिव ऑर्डर दे दिया गया था, उस एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इसको 88 में बना दिया गया, लेकिन बाद में सेबी एक्ट ला करके इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया स्टैट्यूटरी, उस जिसको कहते हैं हम सांविधिक बॉडी है ये। इससे पहले गैर सांविधिक बॉडी था, अब ये एक्ट पारित हो जाने से ये सांविधिक बॉडी बन गया। उसी तरह से इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका स्थापना भी इरडा एक्ट 1999 के माध्यम से 1999 में ही किया गया था। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो सुभाष चंद्र खंडूरी हैं।
पीफर्डा का नाम सुने होंगे, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसका हिंदी समझें तो पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका स्थापना देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस आप समझ सकते हैं। 23 अगस्त 2003 को इसका स्थापना कर दिया गया था एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा सरकार की। उस समय क्या था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन यही 2013 में पी फर्डा एक्ट 2013 पास करके इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं ये सुप्रीतम बंदोपाध्याय हैं। उसी तरह से नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका स्थापना 1982 में किया गया था और इसका स्थापना जो है नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत किया गया था। इसके स्थापना का जो रिकमेंडेशन किया गया था शिवरमन कमेटी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन है गोविंद राजू चिंताला। उसी तरह से सिडबी है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था और ये स्टार्टिंग से ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी सांविधिक निकाय थी। सिडबी एक्ट 1989 के तहत पार्लियामेंट में पास करा करके ये सिडबी का स्थापना किया गया था। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण राणे। बढ़ते हैं आगे, देखिए यह है नेशनल एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक। इसको एनएचबी एक्ट 1987 के द्वारा 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन हैं आर.वी. वर्मा। नेशनल हाउसिंग बैंक का जो स्थापना किया गया था वो उस समय हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे अभी भी सरकार की कमिटमेंट है कि 2022 तक सभी को घर मुहैया करा दी जाएगी। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, तो ये घर बनाने के लिए जो स्पेशल एक बैंक बना दिया गया कि जो ऋण का व्यवस्था है वो एनएचबी के माध्यम से किया जाएगा। उसी तरह से अगला है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार विकास प्राधिकरण। इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं वो पीडी बाघेल हैं। इसका स्थापना 2 फरवरी 1997 को हुआ था और उससे उसी समय ट्राई एक्ट 1997 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं सीबीएफसी के बारे में, यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका जो स्थापना सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 के तहत किया गया था। इसका एक्चुअली में इससे पहले भी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट पहली बार 1920 में पारित किया गया था। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1913 में भारत की पहली जो है मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, उसके 7 साल बाद इसका स्थापना किया गया था। और 1930 में पहली बार जो है बोलता हुआ फिल्म जिसको कहते हैं आई थी आलम आरा। और ये सीबीएफसी की स्थापना 15 जनवरी 1951 को किया गया था। फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक है, इस चर्चा में इसलिए था क्योंकि सरकार 2021 में इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया। वर्तमान में सीबीएफसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट जो संस्था है वो है FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण। इसको फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और 2008 में इसका स्थापना किया गया था। ये जो फूड स्टैंडर्ड, जो आप पैकेज्ड फूड खाते हैं तो उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसका मानकीकरण इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले सुने थे हम लोग एक घटना मैगी के बारे में। मैगी में जो पाया जाता है MSG मोनो सोडियम ग्लूटामेट, जो आर्टिफिशियल टेस्ट का काम करता है, उसके कारण ये चर्चा में था क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड क्वांटिटी से MSG का जो प्रेस्क्राइब्ड मात्रा था इससे ज़्यादा ये इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण से मैगी पे ये इसी संस्था के द्वारा एक्शन लिया गया था। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो राजेश भूषण हैं। उसी तरह से BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, यानी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसका स्थापना 1928 में ही हुआ था। काफ़ी पुरानी संस्था है। वर्तमान में इसके चेयरमैन सौरभ गांगुली हैं। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पे, जो स्टेच्यूटरी बॉडी का क्वासी जुडिशियल कौन कौन सी संस्था है। क्वासी जुडिशियल, जैसा कि हम लोग पढ़े, इसको अर्ध न्यायिक कहा जाता है। क्वासी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एज इफ। और इसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में ही स्थापना इसकी की गई थी। बस वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन हैं। जितने भी क्वासी जुडिशियल के देखिएगा आगे चेयरमैन होंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस होते हैं। अब NHRC क्या जरूरत ही क्यों पड़ा? देखिए, भारत में जो ह्यूमन राइट है, या समझ लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है ही है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सरकार इस तरह की संस्थाओं का जो स्थापना करती है ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जो भार है, ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर है, उसको कम किया जा सके। अगला है NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा पार्लियामेंट में पारित किया गया था, उसी के तहत इसका स्थापना 1988 में किया गया। अब इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो RK अग्रवाल हैं। तरह से अगला जो है ये ITAT, इसको इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल जहाँ भी वर्ड आए इससे समझिए ये सारे जो हैं एक पार्टिकुलर जो सेक्टर है उससे संबंधित जो विवाद है उसका ये रिड्रेसल करते हैं। जैसे ITAT है तो इनकम टैक्स से संबंधित जो विवाद है उसको देखती है ITAT। और ट्रिब्यूनल का स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स पे जो प्रेशर है उसको किसी न किसी तरह से कम किया जाए। उसी तरह से इसी क्रम में अगला जो है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है यही ट्रिब्यूनल उसको रिड्रेस करती है। हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 2013 में कंपनी एक्ट जो है इसका अमेंडमेंट किया गया था। ऐसे इससे पहले जो कंपनी एक्ट था 1956 था, अब 2013 में इसको अमेंड करके कंपनीज एक्ट 2013 किया गया और इसी में NCLT का प्रावधान किया गया, जिसका की स्थापना 1 जून 2016 को किया गया। और अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट और हमेशा चर्चा में रहता है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल। इसका स्थापना NGT एक्ट 2010 के द्वारा 2010 में ही स्थापित किया गया था। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। NGT जो है जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जितने डिस्प्यूट, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा वन कटाई करके और वो एक्सपेंशन किया जा रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इस तरह का जो डिस्प्यूट है वो NGT को जाता है और NGT ही उसको हियर करते हैं। बाद में अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आपको NGT ही जाना होगा। उसी तरह से सेबी और RBI भी ये क्वासी जुडिशियल में आता है। ये अपवाद है, ये दोनों, ये रेगुलेटरी भी है और क्वासी जुडिशियल भी है। क्यों? क्योंकि उदाहरण से समझिए, RBI एक तो बैंकों का नियमन करती है, यानी कौन जितने भी बैंक हैं सारे बैंक को इतना कैश रिजर्व रेशियो रखना है, इतना CRR इतना जो है फॉलो करना है, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी, तो ये तो पहला एक है, आप नियमन वो प्रभावित करती है। फॉलो नहीं करने पे RBI ही उस पे पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये रेगुलेटरी एज वेल एज क्वासी जुडिशियल का भी एक
एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।